प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एनसीईआरटी बेस्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है एडिशंस। और यहाँ पर अति लघु का ये जो बहुविकल्पी का सेशन था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का ये है नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो एडिशंस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक है और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी बेस्ड पर है। तो ये एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण जो सेशन एडिशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। चलिए एडिशंस करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरुआत। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, एनपीटी का पूरा नाम लिखिए। और देखिए एडिशंस ये आपका बहुत रिसर्च के बाद ये पेपर बनाया गया है, ये क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एनपीटी का पूरा नाम बताइए। देखिए एडिशंस एनपीटी के बारे में कहा जाए तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि क्या होता है इसका नाम देखिए एनपीटी का। तो परमाणु अप्रसार संधि अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि था। क्या था? अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में था जिसका उद्देश्य क्या था कि परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकना था और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना था। किस पर? शांतिपूर्ण उपयोग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यह संधि देखिए डिस्टेंस जो हुआ था मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1968 में देखा जाए तो हस्ताक्षर के लिए खोली गई और 1970 में ये लागू हुई, ठीक है ना। और इसके प्रमुख उद्देश्यों में देखा जाए तो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, जो कि मानव के लिए देखा जाए मानव जाति के लिए कितना ज्यादा विध्वंसकारी है, बहुत ही। तो इसलिए इसका जो है कलेक्शन करना गलत है या कलेक्शन ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। और ऊर्जा और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो है परमाणु प्रौद्योगिकी की शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना था, ठीक है। इसलिए जो है परमाणु अप्रसार संधि को लाया गया था, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखिए सुविधाजनक बनाना शामिल है इसमें। एनपीटी देखिए क्या करता है, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों की आधारशिला है। किसकी आधारशिला है? वैश्विक जो प्रयासों की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण रूप से है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में जो है डिविशंस ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था डिविशंस, पहला आपका अति लघु जो था। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते देखिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। देखिए डिविशंस आप लोग का ये अति लघु पूछ रहा है तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लघु की तरह मैंने आप लोग को बताया था कि अति लघु और लघु दोनों काम हो जाए आपका। देखिए वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो देशों और अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के बीच परस्पर जुड़ाव और परस्पर निर्भरता को बढ़ाने की क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में है। तो वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व का एकीकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है डिस्टेंस, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार देखा जाए तो वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं और विचारों का जो होता है वो आदान प्रदान होता है। यानी एक देश में अगर कोई किसी वस्तु की ज्यादा पैदावार हो रही है और दूसरे देश में उस वस्तु की नहीं हो रही है तो उसमें क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। सेवाओं का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का होता है और विचारों का भी आदान प्रदान होता है। जैसे कहा जाए पश्चिमी सभ्यता की विचारधाराएं जो है वो पूर्वी सभ्यता में आ रही है और पूर्वी सभ्यता की जो सभ्यता है वो विशेषताएं है वो पश्चिमी सभ्यता वाले ग्रहण कर रहे हैं उसको, तो चीजें मतलब आदान प्रदान हो रहा है। पूरे विश्व का देखा जाए तो एकीकरण हो गया जिससे एक अधिक वैश्विक अधिक एकीकृत और परस्पर जुड़ी दुनिया का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप अगर लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है ना। आपको अति लघु में लिखना है और यदि आपको लघु त्रिक लिखना है तब आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस तरीके से आपका बताया कि डिस्टेंस ताकि आपका दोनों काम हो जाए। नौ स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती क्या थी। देखिए डिस्टेंस जो तुरंत स्वतंत्र हुए देश होते हैं तो उनके पास देखा जाए तो एक दो समस्याएं नहीं होती हैं बल्कि कई समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है ना। कोई भी नया स्वतंत्र अगर होता है, स्वतंत्र देश होता है तो उसके सामने बड़ी सुरक्षा चुनौतियां सामने आती हैं। जैसे हम लोग का देश भारतवर्ष जो आजाद हुआ था तो उस समय भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ा था भारतवर्ष को भी। देखिए डिस्टेंस स्थिर जो शासन की स्थापना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था, ठीक है ना। कानून एवं व्यवस्था क्या करना, बनाए रखना। इनमें देखिए इनमें से कई देशों को आंतरिक संघर्ष करना पड़ा, सत्ता संघर्ष करना पड़ा, पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों या पड़ोसी राज्यों से बाहरी हस्तक्षेप की संभावना का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या स्थापित जो सुरक्षा संसाधन है और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अगर देखा जाए तो सीमा सुरक्षा पर जो देखा जाए, सीमा सुरक्षा पर आतंकवाद की बात हो गई और संगठित अपराध की बात हो गई, मुद्दों का समाधान करना मुश्किल हो गया। इसलिए डिविजन देखिए क्या करते हैं, इस अस्थिरता से सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है और आर्थिक व्यवधान जो होता है वो भी आपका उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और आर्थिक व्यवधान के लिए देखा जाए तो एक उपजाऊ जमीन तैयार
कर ली जाती है। जैसे देखा जाए तो नई प्राप्त स्वतंत्रता और उनके नागरिकों की भलाई के लिए देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण आपका घटना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती क्या थी? तो औपनिवेशिक शक्तियों या पड़ोसी राज्यों से बाहरी हस्तक्षेप की संभावना का सामना करना पड़ता है। बहुत सी दुविधाएं आती है जिनको देखना पड़ता है या उसको उससे लड़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 14वां आपका प्रश्न क्या है। एक तरीके से चौथा है आपका अतिलघु का बहुविकल्पी। मैंने आपको दूसरे सेशन में ये बता रखा है ऑलरेडी। ऑडिशन से शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर एडिशन उसमें थोड़ा सा भी आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है एडिशन, क्योंकि आप 22 को हिंदी का पेपर देकर आएंगे और तुरंत 23 को जाएंगे सिविक्स का पेपर देने, वो भी मॉर्निंग की शिफ्ट में। आपको रात भर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखिएगा मेरी बात को। तो 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, ये जो था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे UNCED भी कहते हैं हम लोग, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में हुआ था। और ब्राजील का शहर जो है रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहां पर? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। देखिए दोस्तों, शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन पर बात किया गया, जैव विविधता की हानि और सतत विकास सहित वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को जो है संबोधन करने के लिए विश्व नेताओं को, सरकारी अधिकारियों को और पर्यावरण विशेषज्ञों को जो है एक साथ लाया गया था। ठीक है ना, और इसका परिणाम भी देखने को मिला डिस्टेंस, और जो है बड़े पैमाने पर जो है इसका प्रभाव भी देखने को मिला, और जो ये पर्यावरण सहयोग और नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर ये किया गया था पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है ना, ये मत भूलिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के दौर में के बाद देखा जाए तो 26 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 1991 को, यानी 26 दिसंबर 1991 को देखा जाए तो सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। सोवियत संघ क्या हो गया? विघटन हो गया। किसका विघटन हो गया? सोवियत संघ का। देखिए पतन जो हो गया विभिन्न कारकों का परिणाम परिणाम था, जिसमें क्या हुआ? आर्थिक स्थिरता की बात हो गई, राजनीतिक दमन की बात हो गई, और जातीय तनाव की बात हो गई, और केंद्रीय योजना की विफलता शामिल थी। देखिए दोस्तों, इसमें कई महत्वपूर्ण कारण थे शामिल, जिसमें आर्थिक स्थिरता का होना, राजनीतिक दमन भी हुआ देखा गया, और जातीय तनाव भी इसमें कहीं ना कहीं से कारण था, और केंद्रीय योजनाएं जो थी वो सही नहीं थी, जो विफल हुई और सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। देखिए सोवियत नेता जो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, जैसे देखिए ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन, जिसका उद्देश्य था व्यवस्था में सुधार करना, अनजाने में देखा जाए तो केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया, और गणराज्यों में जो था राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। किसका हुआ? राष्ट्रवादी आंदोलन का इसमें उदय हुआ। इससे क्या हुआ? इससे अंततः जो हुआ सोवियत संघ 15 स्वतंत्र देशों में विघटित हो गया। ठीक है, जिसमें रसिया देख रहे हैं आप, रसिया, रूस और यूक्रेन की बात हो रही है, जिसे रूस है, बेलारूस है, ये सब महत्वपूर्ण देश जो है वो उसके आज के समय देखा जाए तो उसी के हिस्से हैं जो सम्मुख है। ठीक है ना, जिससे देखिए क्या हुआ? शीत युद्ध के युग का अंत हुआ और दुनिया के भू राजस्व परिदृश्य को देखा जाए तो नया आकार मिला। ठीक है ना, तो ये आपका जो प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों, मैं उन्हीं सब का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो होंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, और आपके एग्जाम में आने के इन प्रश्नों की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव के बारे में बात किया जाए, वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो संयुक्त राष्ट्र के देखा जाए तो वर्तमान जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। उन्होंने बान की मून के बाद देखा जाए तो 1 जनवरी 2017 को जो था पदभार ग्रहण किया। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त जो थे इन गुटरेस, जो शांति के लिए, मानवाधिकार के लिए और सतत विकास के प्रबल समर्थक रहे हैं। किसके किसके? देखा जाए तो ये जो गुटरेस साहब जो है वो शांति के लिए, मानवाधिकार के लिए और सतत विकास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से अपना प्रबल समर्थन दिया था। महासचिव के रूप में अगर देखा जाए तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन में विशेष काम किया, संघर्ष समाधान के बारे में बात किया, और मानवीय संकट जैसी वैश्विक चुनौतियां जो है से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है दोस्तों, गुटरेस ने इन मुद्दों से निपटने और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनका महत्वपूर्ण कार्य एंटोनियो गुटरेस साहब का। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज की ओर।
चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस ये। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखिए चिपको आंदोलन जो था डिस्टेंस 1970 के दशक के दौरान देखा जाए तो भारत में एक अहिंसक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसक, जिसमें हिंसा नहीं की गई थी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी। देखिए चिपको आंदोलन का सीधा सीधा उद्देश्य था कि पेड़ों से हम लोग को चिपकना है और पेड़ों को किसी को काटने नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से ये किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई से बचाना और सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास का मतलब क्या होता है डिस्टेंस की? वर्तमान का विकास करना लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। इस आंदोलन का देखा जाए नेतृत्व तो स्थानीय महिलाओं ने किया था, जो लकड़हारों द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई थी। ठीक है ना, मैंने पहले देखिए बताया आपको। चिपको शब्द का हिंदी में अर्थ जो होता है वो गले लगाना होता है। क्या होता है? गले लगाना। तो वो पेड़ों को अपने गले लगा ले रहे थे। ठीक है, जो पेड़ों को गले लगाने की प्रक्रिया का क्या है? प्रतीक है। यानी पेड़ों को काटने लग जब लोग जाते थे तो उन पेड़ों को वो खुद गले लगाकर खड़े हो जाते कि पहले भैया मुझे मारिए, उसके बाद जो है आप इन पेड़ों को काटिएगा। आंदोलन देखा जाए तो व्यापक ध्यान आकर्षित किया और पर्यावरण के संरक्षण के महत्व और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने में मदद की। इससे अंततः जो हुआ, भारत में कई जो संरक्षण नीतियां और पहलों की स्थापना हुई। देखिए संरक्षण नीति यानी वन संरक्षण नीति को लाया गया कि भैया अब ये जरूरी हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि जनता अपने हम लोग के सामने जो है एक महत्वपूर्ण अपना जो है परिचय दे चुकी है। बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर, जो हम लोग का 8वां प्रश्न है अति लघु का। ठीक है डिस्टेंस, और बहुविकल्पी के साथ देखा जाए तो टोटल 18 हो गए। ओबीसी का क्या अर्थ है? देखिए डिस्टेंस, ओबीसी के बारे में कहा जाए तो अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या कहते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ओबीसी को कहते हैं हम लोग अदर बैकवर्ड कास्ट या तो किसी अन्य पिछड़ा वर्ग। यह शब्द देखा जाए तो भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से देखा जाए तो वंचित समूहों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना डिस्टेंस, ये जो है समूहों में देखा जाए तो ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए कुछ लाभ और अवसर प्रदान किए जाते हैं। ओबीसी की देखा जाए तो स्थिति जो है सरकार द्वारा जारी सूचियों के माध्यम से निर्धारित की जाती है इनकी सूचियां जो है। और इन समूहों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों के साथ साथ अन्य सकारात्मक जो कार्यवाही कार्यक्रम होते हैं में आरक्षित सीटों के लिए जो है पात्र हो सकते हैं। लक्ष्य के रूप में देखा जाए तो इन समुदायों के सामने जो अनूठी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, जिनमें सामाजिक समानता की बात हो गई और समावेशन को बढ़ावा देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग भी है आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग का प्रश्न संख्या 18 या 19वां। ठीक है ना, इसका मतलब ये 9 प्रश्न हो जाएगा आपका। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए भारत में आपातकाल की बात हो रही है, तो भारत में जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो हुई थी 25 जून 1975 को। कब किया गया था डिस्टेंस? 25 जून 1975 को। देखिए तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थी डिस्टेंस वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने बताया कि आंतरिक कलह क्लेश पैदा हो गया है। इन्होंने बताया कि ये भैया ये जो आपातकाल लगाया गया उसमें आंतरिक कलह क्लेश का कारण बता के इन्होंने क्या किया, ये जो था जो आपातकाल को लगवा दिया हुआ था। तो आंतरिक गड़बड़ी और देश की सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला देते हुए भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस घोषणा में देखा जाए तो भारतीय नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। देखिए जब भी आपातकाल होता है तो उस समय मौलिक अधिकार भी जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं या फिर उसमें पूरे रोक लगा दी जाती है उसमें, और सरकार को देश पर सत्तावादी नियंत्रण रखने की अनुमति भी दे दी गई। आपातकाल की अवधि जो था वो 21 महीने तक चली और इसमें जो है व्यापक अगर देखा जाए तो सेंसरशिप, राजनीतिक दमन भी हुआ और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ। यानी मानवाधिकार जो था भाई वो भी पावरफुल में नहीं था, पावर में नहीं थे। ठीक है ना, क्योंकि उस समय जो था वो मुख्य रूप से जो सत्तावादी नियंत्रण रहेगा उस समय। ठीक है ना, यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और सरकार और लोगों के बीच जो था शक्ति संतुलन के साथ साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व के बारे में चर्चा में विवाद का मुद्दा था। ठीक है दोस्तों, की कैसे लोकतंत्र को अब बचाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 20वां देखिए प्रश्न क्या है, इसका मतलब क्या थी का आपका 10वां प्रश्न। भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। देखिए भारत और चीन के बीच में विवाद के मुद्दे अगर देखा जाए तो पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद। देखिए जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में जो खींची गई मैकमोहन रेखा है वो देखा जाए तो वो रियल लाइन नहीं है, वास्तविक रेखा नहीं बल्कि काल्पनिक रेखा है। एक अनुमानित अनुमानित रेखा बनाया गया है। ठीक है ना, वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो नदियां हैं बीच में आ जाती हैं, तालाबे नहरों की वजह से
तो नदियों को जो है एकदम एग्जैक्ट वो नहीं बनाया गया है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप देखेंगे तो पूरा लाइन बकायदे खींच दिया गया है, ठीक है ना, कृत्रिम रेखा। तो यहाँ प्राकृतिक रेखा है, ठीक है दोस्तों। तो सीमा विवाद हो तो जाहिर सी बात है, सीमा विवाद का होना स्वाभाविक है। क्षेत्र में देखा जाए तो प्रभाव की प्रतिद्वंदिता भी है, प्रभाव की प्रतिद्वंदिता भी है। सीमा विवाद को देखा जाए तो हिमालय में देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है एल एसी जी के आसपास अगर देखा जाए तो केंद्रित है, जहां दोनों देशों के क्षेत्रीय दावे जो है वो प्रतिस्पर्धी है। इसमें कभी कभी देखा जाए तो सैन्य गतिरोध और तनाव होता रहता है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों में देखा जाए तो विशेषकर दक्षिण एशिया में देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि दोनों देश जो होते हैं वो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के विस्तार करना चाहते हैं, चाहे भारत की बात हो जाए चाहे चीन की बात हो जाए। तो इन्हीं विवादों के कारण देखा जाए तो राजनीतिक तनाव भी देखने को मिलता है, और कभी कभी जो सैन्य टकराव भी, यानी सैनिकों के बीच भी जो थोड़ा बहुत मुठभेड़ भी देखने को मिलता है, जिससे क्षेत्र में जो होता है समग्र स्थिरता के लिए चुनौती पैदा हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो सीमा विवाद और क्षेत्र में प्रभाव की प्रतिद्वंदिता। सीमा विवाद को मैंने पहले ही बताया आप लोग को, और यहाँ पर जो प्रभाव के क्षेत्र में प्रभाव की प्रतिद्वंदिता, तो हिंद महासागर के दिखे देख ही रहे हैं कि अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है। डिस्टेंस ये डीजे सर चैनल का देखिए ये है डिस्टेंस, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर 23 अप्रैल को। डिस्टेंस सुबह सुबह जब पेपर देने जाइएगा तो इन सेशनों को देख कर जाइएगा, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और डिस्टेंस याद रखिएगा, डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस क्लास का लिंक जो है क्लास का, इस लेक्चर का, उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से उम्मतापूर्वक धन्यवाद।